हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया वीडियो, एक नया लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसएफडी और बीएमडी के न्यूमेरिकल्स। एसएफडी और बीएमडी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा पूछा जाता है एकेटीव एग्जामिनेशंस में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दो टाइप के न्यूमेरिकल्स इन एसएफडी एंड बीएमडी। दोनों ही एक स्टैंडर्ड बुक्स में गिवन हैं और स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जो आपका बेस कहीं ना कहीं क्लियर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन लेंगे। इजी मतलब कि एक स्टैंडर्ड सवाल जहाँ पे हमारा सिंपल है, और नेक्स्ट जो सवाल होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और एडवांस्ड होगा इस प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ड्रॉ द एसएफडी एंड द बीएमडी फॉर अ बीम एज शोन इन फिगर एंड ऑल्सो फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन इफ एनी, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो आपको ये याद रखिए कि आपको एसएफडी और बीएमडी बनाना है फॉर द गिवन बीम एंड ऑल्सो फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम अभी आपको थोड़ी देर में देंगे जब हम पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन निकालेंगे। फिलहाल एसएफडी और बीएमडी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एसएफडी होता है शेयर फोर्स डायग्राम एंड बीएमडी होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है? एसएफडी होता है शेयर फोर्स डायग्राम एंड बीएमडी होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में मेंशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन ऑफ डायग्राम हमारा कहीं ना कहीं मेंशन होगा, ठीक है। तो जब हमारा ये पोर्शन कहीं ना कहीं मेंशन हो रहा होगा तो फिर हमें उसमें कहीं ना कहीं एसएफडी और बीएमडी के कहीं ना कहीं डायग्राम्स जो हैं वो प्लॉट करने होंगे। तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिया होगा, ये पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपको एज ए न्यूमेरिकल पोर्शन दिया होगा। ये जो मैंने नीचे की तरफ डैश 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 एक्सटेंड करे हुए हैं ये एक्सटेंडेड नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको पहला इतना फिगर कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन ऑफ बीम विल बी ओनली गिवन टू यू, द रेस्ट ऑल इज द पार्ट ऑफ आंसर। ये आंसर का पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा, आप ये सोचिए कि ये पूरा जो मैंने बनाया है वो पूरा क्वेश्चन में मिला हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, वो मैंने बनाया है, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, तो फिलहाल आपने ये देखा कि एक 10 किलो न्यूटन लोड लग रहा है सी पे, ई पे 15 किलो न्यूटन, डी पे 24 किलो न्यूटन और ए पे एक सपोर्ट लगा हुआ है। अब इस सपोर्ट को आपको पहचानना है। मैंने पहले ही कुछ वीडियोस अपलोड करे हुए हैं यूनिट नंबर 1 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आपने नहीं देखा है तो कुछ नहीं करना है, चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, यूनिट 1 मैकेनिकल सेक्शन पे क्लिक करके आप इस कहीं ना कहीं लेक्चर को देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट में आता है ए। तो ए क्या है? ए एक ऐसा पॉइंट है, ए एक ऐसा पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे रहे हैं बी, ठीक है। तो ए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा पिंड सपोर्ट या हिंज्ड सपोर्ट है। और पिंड सपोर्ट या हिंज्ड सपोर्ट में हमने बात करी थी कि इसमें हमारे नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मोशन या नंबर ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मोशन के। तो रेस्ट्रिक्टेड मोशन हमारे पिंड हिंज सपोर्ट में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 कौन कौन से होते हैं? एक होता है वर्टिकल मोशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल मोशन। तो यहाँ पे मैंने इसको डिनोट करने के लिए एक नीचे की तरफ एक्सटेंड करा और आर ए वी दिखा दिया। आर ए वी मतलब ए पॉइंट पे वर्टिकल फोर्स कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड है या नंबर ऑफ टोटल रिएक्शंस है। एक इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगेगा, बट उसका यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए हमने उसे नहीं ड्रॉ करा है। सिमिलरली इस 10 किलो न्यूटन को नीचे की तरफ एक्सटेंड करा, ये आंसर के पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम ये है, ये हमारा ये होता है। और ये जो हम प्लॉट कर रहे होते हैं ये क्या है? ये हमारा कहीं ना कहीं बीम पे पॉइंट लोड आपको दिखाने होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उस प्रॉब्लम को पॉइंट लोड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट लोड में कन्वर्टेड नहीं था, तो अब मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया आर ए वी के फॉर्म में। फिर हम आर ए वी और आर बी वी की वैल्यू निकालेंगे। अब ये आर बी वी क्या है? तो बी पॉइंट पे नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हुए ऊपर की तरफ बना। अब ये जो बी है वो एक रोलर सपोर्ट है, और रोलर सपोर्ट पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होते हैं? दैट इज 1। क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मोशन कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मोशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सपोर्ट, नंबर ऑफ रिएक्शंस। अब ये कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है? तो इसके लिए मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सपोर्ट पे आपको जाके वीडियो पे जाके क्लिक करना होगा, वहाँ पे आपको सब डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आर ए वी इस पे दिखा दिया, आर बी वी ऊपर की डायरेक्शन में क्यों दिखाया है? क्योंकि यहाँ पे हमारे वर्टिकल मोशन रेस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। बाकी वैसे के वैसे ही हमने ड्रॉ कर दिए 24 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस दिखा दी है। डिस्टेंस आपको इधर इसी क्वेश्चन में दी होगी, ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा अलग से बना दी है। ये 2 मीटर इन इसके बीच का डिस्टेंस है, 4 इसका, 3 इसका, 3 इसका। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन दिया होगा, ये आपको खुद कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड्स या कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स में। क्या काम होता है? सबसे पहला स्टेप 1 होता है कि आपको इसका एफबीडी बनाना है या एक्सियल लोड डायग्राम। स्टेप 1 क्या होता है? ये जो हमने प्लॉट करा है इसे हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहते हैं इसे? हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। और ये फ्री बॉडी डायग्राम हमारा हमेशा पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स को लेकर बनाया गया होगा। ये पॉइंट लोड है या कॉन्सेंट्रेटेड लोड है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 10 किलो न्यूटन, लेकिन इस पे नहीं पता था तो हमने इस पे निकाल लिया नंबर ऑफ रिएक्शंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मोशन की हेल्प से। क्लियर हो गया? तो अब आते हैं, अब क्या होगा, अब स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो इससे पहले फिगर्स पे जाने से पहले अब हमें जाना पड़ेगा थोड़ा कैलकुलेशन पोर्शन पे। तो स्टेप 1 मैंने आपको बताया कि ड्रॉ एफबीडी स्लैश द एक्सियल लोड डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी कहीं ना कहीं डायग्राम हमने बना लिया है, या एक्सियल लोड डायग्राम इसे
कई बार कहा जाता है। तो स्टेप नंबर 1 इस तरीके से अगर आप मेंशन करके आएंगे AKTU में 10 मार्क्स से कम में न्यूमेरिकल नहीं आता है और पूरे मार्क्स आपको अवॉर्ड हो रहे होंगे, ठीक है। तो अब स्टेप 2 क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। अब ये सपोर्ट रिएक्शन क्या होती हैं, तो सपोर्ट रिएक्शन के लिए जो मैंने RAV और RBV नाम दिया हुआ है, इन्हीं वैल्यूज़ को कहा जाता है सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है। तो कई बार आपसे नॉर्मली कह दिया जाएगा कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन, तो ये 2 या 3 नंबर में ज़्यादा नहीं आता है, अगर आता है इन केस तो सपोर्ट नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शंस कर सकते हैं, कैसे करेंगे। अब उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए, तो वो हम देखेंगे। तो होगा क्या कि सबसे पहला हमारे पास है फॉर द कोप्लेनर फॉर नॉन करंट फोर्स सिस्टम, फॉर द कोप्लेनर फॉर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ये हमारी 3 इक्वेशंस होती हैं। सिग्मा FX है, सिग्मा FY और सिग्मा M। सिग्मा FX डिनोट करता है फोर्स ऑल इन द x डायरेक्शन, फोर्स इन द y डायरेक्शन एंड फोर्स इन M इज द मोमेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी x डायरेक्शन में तो फोर्स लगी ना, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स हम नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटेबिलिटी अपने आप ही जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके साइन कन्वेंशन होते हैं कि अगर इस तरफ कोई फोर्स लग रहा है x डायरेक्शन में तो उसे हम पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव लग रहा है LHS साइड में लग रहा है तो उसे हम नेगेटिव ले लेंगे। अगर हमारा डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है वाई, अगर हम वाई के डायरेक्शन में कंसीडर करूँ तो नेगेटिव, तो इसको हम ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, जो हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं तो उसमें नीचे की तरफ जो हम जाते हैं तो नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो मैंने नीचे की तरफ नेगेटिव साइन ले लिया है और ऊपर की तरफ जो मैंने ले लिया है वो पॉजिटिव साइन ले लिया है। ये जो मैंने करंट की डायरेक्शन लिया है ये कहीं ना कहीं एक मैंने पैरामीटर फिक्स कर दिया। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप ईजिली कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पा रहे होंगे। फिर हमने इसकी अपवर्ड वाले हमने एक जो है कहीं ना कहीं जो इसका पॉइंट या कंसंट्रेटेड लोड की जो डायरेक्शन है जो हमारी वाई डायरेक्शन में है वो हमने कंसीडर कर ली है। तो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये हमने बोल दिया पॉजिटिव है, ठीक है। और ये जो हमारा ये हमने एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो वो नेगेटिव है, और क्लॉकवाइज जा रहा है मोमेंट तो हमारा वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें फ्रॉम FBD से अब इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो FBD से कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैंने कहा सिग्मा FY का यूज़ करेंगे, FX का यूज़ नहीं करेंगे, सिंस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बात किसकी बारे में कर रहे हैं, सिर्फ वाई डायरेक्शन के कहीं ना कहीं मोशंस की बात करेंगे, वाई डायरेक्शन के डिस्ट्रीब्यूटेड मोशन की बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन के सपोर्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रॉम FBD, तो FBD से अगर मैं अपने वाई डायरेक्शन में देखूँ तो 10 कैसा है, -10 है क्योंकि नीचे की तरफ है, तो मैं इसे लिखता हूँ -10। अच्छा RAV कैसा है, ऊपर की तरफ है तो प्लस RAV, -24 प्लस RBV एंड -15। तो ये मैंने पूरी इक्वेशन लिख देनी है। तो देखिए मैंने पूरी इक्वेशन लिख दी है, -10 प्लस RAV -24 प्लस RBV -15, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, RAV प्लस RBV की मिला के, तो वो आ गई हमारे पास 49। क्लियर है। तो ये मैंने RAV और RBV की वैल्यू निकाल ली है। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर होता है, हमने FX छोड़ दिया, FX क्यों छोड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो FX हो गया, FY हमने निकाल दिया, सिग्मा M का इस्तेमाल करेंगे। सिग्मा M क्या है, मोमेंट। अब मोमेंट हमेशा एक ऐसे पॉइंट के अक्रॉस निकालिए कि जिससे आपके इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल आपका रिड्यूस हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे A पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो मैंने लिख रखा है सिग्मा MA = 0। तो अभी कैसे निकलता है तो इसके बारे में अब देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम फिर उसी फ्री बॉडी डायग्राम में आएंगे, तो मैंने एक हेडिंग डाल दी थी फ्रॉम FBD, तो बस वही चल रहा है। तो सबसे पहले हम A पॉइंट के अबाउट देखेंगे। तो A पॉइंट के अबाउट 10 किलो न्यूटन का लोड कैसे घुमा रहा है, ये वाली अगर मैं एक बीम को कंसीडर कर लूँ तो इस बीम को ये ऐसे ही तो घुमाएगा इस तरफ। भाई अगर मैं इस पॉइंट को A बोल दूँ तो A है ही बोल के दूँ, कहीं ना कहीं ये A पॉइंट है, तो ये वाला जो मेरा 10 किलो न्यूटन है, ये 10 किलो न्यूटन इसको इस तरीके से घुमाएगा। भाई इस तरीके से अगर मैं इस बीम को फिक्स कर दूँ तो ये इस तरीके से ये इस तरीके से कहीं ना कहीं घुमा रहा होगा बीम को, कहीं ना कहीं ये टर्न कर रहा होगा इस तरफ। तो हमारा ठीक है, तो हमारा ये कैसा डायरेक्शन हो गया, ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारा कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लिखेंगे -10 क्रॉस 2। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा फोर्स हो गया और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने निकाल दिया C पॉइंट के अबाउट, इसको हमने अगर नाम बोल दिया C तो इसने C पॉइंट के अबाउट निकाल दिया। अब A पॉइंट के अबाउट A को कैसे घुमाएगा, 0 होता है। ये बिल्कुल बेसिक्स है जो आपने क्लास 11th में टॉर्क जब निकाला होगा, टॉर्क की इक्वेशंस को सॉल्व करा होगा, टॉर्क के क्वेश्चंस को करा होगा, वहाँ आपने इस टाइप से देखा होगा। तो ये वाली जो कहीं ना कहीं वैल्यू है उसके लिए अपने आप 0 हो जाएगा, सिग्मा अमाउंट मोमेंट ऑफ A। तो इससे हमारा RAV का एक पैरामीटर कैंसिल आउट हो गया। अब आपको ये हिंट मिल गया कि अब जो बचा वो RBV बचा होगा, तो RBV से हमें एक वैल्यू आ जाएगी और फिर हम उसको RAV वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें RAV की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। तो ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट होता है कि किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो, ऐसा पकड़ो कि जो हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन हमें मिली हुई है, दैट इज FX या FY से जो हमें मिली हुई है, उसका हम यूज़ करें, उससे हम एक आइडिया लें और उसमें से किसी एक पैरामीटर के अबाउट मोमेंट निकाल दें। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब ठीक है, अब हमने इसके अबाउट हो गया, इसके अबाउट हो गया। अब इसके अबाउट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अब इसके अबाउट देखेंगे तो इसके अबाउट ये इसको ऐसे घुमाएगा बीम को ऐसे, ये कहीं ना कहीं अगर ये बीम है तो ये कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से टर्न कर रहा है। अगर मैं ये पॉइंट मान लूँ तो ये इस तरीके से तो घूमेगा, तो इस तरीके से घूमेगा तो कैसी डायरेक्शन
डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, और क्लॉकवाइज हो गई तो लिखेंगे +24 क्रॉस 4, क्योंकि 4 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस ए पॉइंट से। हमेशा हम ए पॉइंट के अक्रॉस निकालें तो ए से ही डिस्टेंस लेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास ये वाला है तो ये इसको कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ये कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से घुमाएगा। अब ये इस तरीके से घुमा रहा है, ये कैसी डायरेक्शन है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आ जाएगा -RBV क्रॉस 4 + 3, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 और 3 7 का है। क्लियर है, तो 7 हो गया। अगेन अब मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये मेरा इस तरीके से घुमा रहा होगा, तो ये हो जाएगा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा +15 क्रॉस 10, क्योंकि 4 3 7 और +3 10 हो गया। क्लियर हो गया। तो ये बस मैंने नीचे एक क्वेश्चन लिख दी है। अब आप देख पा रहे होंगे कि सिग्मा -10 क्रॉस 2 +24 क्रॉस 4 -RBV क्रॉस 7 और +15 क्रॉस 10, पूरी की पूरी वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन करी हुई है, बस इसको मैंने नीचे लिख दिया है। क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो RBV की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, तो बस वही मैंने मेंशन कर दी है। तो देखिए, मैंने RBV निकाल दिया और RAV निकाल दिया। RBV की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जो मेरे पास एक क्वेश्चन आई है RAV + RBV = 49, फर्स्ट जो क्वेश्चन आई है उसमें मैंने पुट करके RAV की वैल्यू निकाल ली। क्लियर हो गया। तो ये हमारा पहला काम खत्म हुआ, दैट इज द कैलकुलेशन फॉर द सपोर्ट रिएक्शंस। कैलकुलेशन फॉर सपोर्ट रिएक्शन एक काम जिसमें अभी हमने SFD BMD अभी नहीं बनाया है, अब बनाने जाएंगे। तो अब क्या करना है, अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, उसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर शियर फोर्स। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। इसमें ही कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। SF पॉइंट C के लिए जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमारा शियर फोर्स उन पॉइंट्स के अक्रॉस निकलता है जिनके अक्रॉस हमने पॉइंट है कॉन्सेंट्रेटेड लोड हमें गिवन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगला जो न्यूमेरिकल है उसमें हम कुछ अपनी तरफ से भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऐड करेंगे, बट शियर फोर्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अबाउट निकालते हैं जिनके अबाउट हमारे पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो शियर फोर्स पॉइंट C LHS क्यों लिखा है, ये LHS ये दिखा रहा है कि जब हम कंसीडर कर रहे हैं एक सेक्शन जो LHS में है C के, जैसे कि दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अगर इसी की बात करूं तो मैंने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया, मान लीजिए मैंने इस तरफ एक सेक्शन कंसीडर कर लिया। तो जब मैंने इस तरफ एक सेक्शन कंसीडर कर लिया तो अब मैं C LHS का मतलब है कि C LHS का मतलब है द शियर फोर्स पॉइंट C व्हेन द सेक्शन इज कंसीडर्ड LHS ऑफ दैट C। हमने C के LHS में उस सेक्शन को मान लिया, उस सेक्शन के C में LHS में मान लिया। तो अब क्या होगा, तो जैसे ही हमने ये चीज़ मानी तो अब हम देखेंगे कि इसके LHS, अब हम हमेशा फोर्सेस ऐसे देखेंगे जो इस स्ट्रक्चर के इस सेक्शन के LHS साइड में होंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने LHS लिख रखा है इसलिए LHS ले रहा हूँ। आप RHS भी ले सकते हैं, तो फिर सब में RHS लेके चलेंगे, और अगर LHS ले रहे हैं तो सब में LHS लेके चलेंगे। तो इसलिए हम सब में LHS लेके चलेंगे। तो इस सेक्शन के LHS में कोई फोर्स नहीं है, तो हमने लिख दिया 0 किलो न्यूटन। तो देखिए, मैंने वही लिख दिया है, शियर फोर्स पॉइंट C व्हेन द सेक्शन इज कंसीडर्ड LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन। और अब ये 0 कैसा साइन का है, तो ये देखिए, मैंने सेक्शन कंसीडर कर रहा है और सेक्शन के इधर उधर कोई भी फोर्स नहीं है, तो मैं डायरेक्टली 0 लिखता हूँ, कोई भी साइन की जरूरत नहीं है। अगले वाले में -10 आया है, क्यों आया है उसका भी एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो SF शियर फोर्स पॉइंट C, SF क्या है, शियर फोर्स पॉइंट C RHS। अब ये RHS क्या दिखा रहा है कि शियर फोर्स पॉइंट C व्हेन द सेक्शन इज कंसीडर्ड RHS राइट हैंड साइड टू C। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में मान लीजिए मैंने कंसीडर करा, तो अब देखिए, अब मैंने सेक्शन यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ये मैंने सेक्शन यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो इस सेक्शन के हमेशा अब लेफ्ट में ही चलेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि भाई एक बार आप डायरेक्शन फिक्स कर लो, या तो LHS में देखो या RHS में देखो, तो LHS में ही देखेंगे। तो LHS में ये वाला सेक्शन इसके नीचे की तरफ लगा रहा है, और लगा कितना रहा है 10 किलो न्यूटन का। डायरेक्शन कैसे पता लगेगा, इस साइन कन्वेंशन से जो मैंने बना रखा है। साइन कन्वेंशन यही फॉलो करिएगा, आपका कहीं मिस्टेक नहीं होगा। तो ये सेक्शन है, सेक्शन के कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ लोड आ रहा है, ऐसा तो आ नहीं रहा है, ऐसे की तरफ आ रहा है, तो मैंने नेगेटिव साइन को डिनोट कर रहा है, तो नेगेटिव -10 किलो न्यूटन आ गया। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। अब है SF पॉइंट A LHS दैट इज शियर फोर्स पॉइंट A व्हेन द सेक्शन इज कंसीडर्ड लेफ्ट हैंड साइड टू द A पॉइंट। क्लियर है। तो अब देखिए, मैंने A पॉइंट के इसमें लेफ्ट में कंसीडर करा है, दैट मीन्स इधर, तो इसके इधर की तरफ कोई लोड था, हाँ था, कौन सा, -10 किलो न्यूटन, इसलिए मैंने -10 किलो न्यूटन ऐसे का ऐसे ही लिख दिया है। तो देखिए, मैंने इधर के देखिए क्या लिखा है, LHS में -10 किलो न्यूटन, तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग इधर आ जाएगी। अब क्या होगा, SF पॉइंट A RHS। ठीक है, अब RHS पे निकालेंगे, तो RHS पे कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैंने क्या करा, अब एक सेक्शन कंसीडर करा जो कहीं ना कहीं इसके राइट हैंड साइड में है, A के राइट हैंड साइड में है। तो A के राइट हैंड साइड में का मतलब क्या हुआ कि एक फोर्स तो इसमें पहले से ही 10 किलो न्यूटन का नीचे की तरफ है, बट एक फोर्स और लग रहा है ऊपर की तरफ, दैट इज RAV, जिसकी वैल्यू आई थी कितनी हमारे पास, इसकी RAV की वैल्यू 16.71 आई थी RAV की वैल्यू। तो RAV की वैल्यू भी हमारी 16.71 ऊपर की तरफ है, और ये वाला नीचे की तरफ है। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर की तरफ है वो अब हम इससे फॉलो करेंगे अपने साइन कन्वेंशन को। तो देखिए, साइन कन्वेंशन में जब जाएंगे तो सेक्शन हमारा
ऐसे कोई सा भी ले लीजिए, बट ये देखिए कि हमने हमेशा एलएचएस में ही देखना है। भाई हम फोर्सेस को कैसे देख रहे हैं, एलएचएस में देख रहे हैं। तो एलएचएस में जब हम देखा तो एलएचएस में ये फोर्स जो था वो ऊपर की तरफ था, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो -10 तो वैसे ही रहा भाई, -10 तो जो हमारा नीचे की तरफ था वो तो -10 चलेगा ही। बाकी +16.71 ये कहाँ से आया, क्योंकि आरएवी हम एलएचएस में देख रहे थे, दोनों के एलएचएस में देख रहे हैं, आरएचएस में नहीं जा रहे हैं। तो एलएचएस में हमने क्या देखा कि सेक्शन जब था तो हमारा कहीं ना कहीं जो अपवर्ड की तरफ ही तो फोर्स लग रहा है। भाई अगर हम देखें तो ये वाला जो मेरा फोर्स है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही तो लग रहा है, तो और एलएचएस की तरफ ही देख रहे हैं हम सारे फोर्सेस को, इसलिए क्लियर हो गया। तो बस इधर आ गया -10 + 16.71। अब ये दो चीज़ क्लियर हो गई, अब आगे का क्लियर हो जाएगा। नाउ शियर फोर्स एट द रेट पॉइंट डी एलएचएस, दैट इज शियर फोर्स एट द रेट पॉइंट डी व्हेन द सेक्शन इज कंसीडर्ड एलएचएस टू द डी। एलएचएस मतलब जब हम डी के एलएचएस में मानेंगे, तो मान लीजिए मैंने अब यहाँ सेक्शन मान लिया, तो यहाँ सेक्शन जब मानूंगा तो ये देखिए ये कुछ फोर्स तो इसकी वजह से पहले से ही डेवलप था, दैट इज प्लस का 6.71। कितना आ गया था, प्लस का 6.71 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन आ गया था। तो अब देखिए, अब अच्छा ये भी है दूसरी चीज़। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन एलएचएस में और कोई तो फोर्स है नहीं, बस वही बचा, तो हमने डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिख दी है, दैट इज -6.71 पॉजिटिव का किलो न्यूटन। क्लियर है, आगे यूनिट जरूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट इज शियर फोर्स एट द पॉइंट डी आरएचएस। आरएचएस दैट मींस द सेक्शन इज कंसीडर्ड अ राइट हैंड साइड टू द पॉइंट डी। तो अब हमने सेक्शन को डी को आरएचएस में कंसीडर करा, फोर्सेस हम सारे एलएचएस से देख रहे हैं। तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ तक हमारी वैल्यू कितनी आ गई थी, 6.71। बट अगेन हमने देखा कि भाई जब इस फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो एक नीचे की तरफ 24 किलो न्यूटन भी लग रहा है। अब ये कैसे लगेगा, तो ये देखिए, तो मेरा ये सेक्शन है एलएचएस में चल रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब -24 आ जाएगा। तो -24 दैट इज माइनस यहाँ से आ गया नेगेटिव साइन, तो 6.71 -24 दैट इज 17.29 किलो न्यूटन। क्लियर है। अब निकालेंगे पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे भी फिर अगेन वही काम कि एलएचएस पहले कंसीडर करेंगे फिर आरएचएस। तो देखिए एलएचएस में कंसीडर करेंगे तो एलएचएस में तो वही फोर्स आ जाएगा जो अभी हमने कैलकुलेट करा डी पॉइंट से, तो ठीक है वो उसकी वैल्यू रख देंगे। जैसे ही हम इसके आरएचएस में जाएंगे तो जो वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करी है उसमें से अब इसका माइनस है पॉजिटिव होगा आरबीवी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, तो बस वही कर रहे हैं हम कि एलएचएस में हमने पूरी की पूरी यही वैल्यू लिख दी है, और यहाँ पे आएगा माइनस का साइन -17.29। अगेन यहाँ पे भी आ जाएगा -17.29। अब आरएचएस को जब कंसीडर करा तो वो ऊपर की तरफ थी आरबीवी, और आरबीवी ऊपर की तरफ है, मतलब ये देखिए ये सेक्शन है और एलएचएस में कंसीडर कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव 32.29। क्लियर हो गया, क्योंकि आरबीवी की वैल्यू कितनी है 32.29 किलो न्यूटन है, ये देखिए 32.29 और आरबीवी की 16.71। क्लियर है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 15 किलो न्यूटन। क्लियर है, ये आ गया बी पॉइंट के अक्रॉस। अब है एसएफ एट द रेट पॉइंट ई एलएचएस। ELHS मतलब shear force at the rate point E when the section is considered left hand side to the लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सेक्शन को हमने एलएचएस में मान लिया, तो एलएचएस में मानेंगे तो फिर वही बात है कि ये पूरा का पूरा ऐसी कॉपी हो जाएगा। अब है शेयर फोर्स एट द रेट पॉइंट ई आरएचएस। आरएचएस मतलब कि जो हमारा एक ई पॉइंट के अबाउट जो सेक्शन हमने कंसीडर करा है वो राइट हैंड साइड करा है टू द पॉइंट ई, तो राइट हैंड साइड में करा है, मतलब हमारे पास सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं ये इधर है। ठीक है, एक हमने इधर करा था तो इसकी तो वैल्यू पूरी की पूरी यही आ गई थी। जब आरएचएस में कंसीडर करा तो आरएचएस में जो इधर तक की वैल्यू थी वो तो रहेगी, बाकी इसकी वजह से ये जो सेक्शन है और ये नीचे की तरफ लोड आ रहा है, तो नीचे की तरफ क्या दिखाता है नेगेटिव -15 किलो न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए क्या आ जाएगा 15, तो ये आ गई पूरी की पूरी वैल्यू ऐसी, क्योंकि ये एलएचएस से चल रहा है। माइनस अब जो लोड आया 15 किलो न्यूटन का वो किस डायरेक्शन में है, एलएचएस के नीचे की तरफ है, तो माइनस नेगेटिव आ गया, तो -15 कितना हो गया 0 किलो न्यूटन। और इससे हमें पता लग गया कि हमारी कहीं ना कहीं बीम जो है वो बैलेंस्ड हो गई है, कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो आंसर है वो कहीं ना कहीं करेक्ट आ रहा है, क्योंकि इधर भी 0 किलो न्यूटन है और सी के एलएचएस में भी 0 किलो न्यूटन था। क्लियर हो गया है हमारा स्टेप नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसमें था कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स। अब इस शियर फोर्स की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बना देंगे। कैसे बना देंगे, सी पॉइंट पे -10 दिखा देंगे, फिर ए पॉइंट पे -10 तो रहेगा ही, एक -10 कॉन्स्टेंट था, फिर 6.71 का चेंज आ गया। क्लियर है, तो ये दिखाना है। फिर डी पे अब ये इस पूरे ये जो पूरी रीडिंग्स आई हैं, रीडिंग्स को प्लॉट करेंगे, तो लेट्स प्लॉट देम। तो अब देखिए मैंने क्या करा, तभी कह रहे हैं कि ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अब जो आपके पास आंसर शीट आएगी तो आंसर शीट में इस डायग्राम को बहुत बड़ा बनाइएगा, कहीं ना कहीं कि सारे डिस्टेंसेस क्लियर विजिबल हो, सारे पॉइंट्स क्लियरली विजिबल हो और डायग्राम सब चीज़ क्लियरली विजिबल हो। तो सी पॉइंट पे पहले हमारे एलएचएस में क्या था 0, तो हमने 0 बना दिया। फिर आरएचएस में था 10 किलो न्यूटन, तो 10 किलो न्यूटन था किसका, माइनस का, तो माइनस का साइन भी जरूर दीजिए। और हमने इस तरीके से एक एरो बना दिया कि ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन जब हम ए पॉइंट पे गए तो ए पॉइंट पे -10 तो फिर वही रहा, क्योंकि वही कांस्टेंट रहेगा एलएचएस में। ठीक है, तो ये -10 और फिर उसके बाद 6.71 तक राइज करा, तो 6.71 हमने ऐसे दिखा दिया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इस साइकिल को हमने नाम दे दिया नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव। क्लियर है, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर अगेन ये 6.71 है, तो ये 6.71 हो जाएगा। डी पॉइंट पर अभी हमने देखा एलएचएस में, और आरएचएस में कितना जा रहा था -17.29, तो बस उसको प्लॉट करा है और ये हमारी होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगेन बी पॉइंट पे भी वो -17.29 देता एलएचएस के लिए, और आरएचएस के लिए क्या देता 15 किलो न्यूटन। ठीक है, वो हमने सब अभी कैलकुलेशन करी हुई वही है। तो बस ये हमारी हो गई अगेन नेगेटिव साइकिल, और अगेन ये हमारे पास जाएगी पॉजिटिव साइकिल, क्योंकि 15 के बाद फिर अगेन ये 0 हो गया था ई के आरएचएस में। पहले 15 रहा और फिर कितना हो गया 0 हो गया ई के लिए। क्लियर हो गया, तो आई होप आपको ये शेयर फोर्स डायग्राम क्लियर हो गया होगा। शेयर फोर्स डायग्राम इजी था, अगर समझ में आ गया तो इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं था, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है कि इसमें कोई भी टॉपिक नहीं रहे, कोई भी इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए।
ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 4 के ऊपर, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब क्या होता है बेंडिंग मोमेंट एट द रेट पॉइंट सी और ई के लिए। सी और ई को क्यों माना है? क्योंकि सी और ई हमारे एंड पॉइंट है बीम के, ठीक है। तो सी, देखिए क्वेश्चन करने से पहले उस पूरे क्वेश्चन को आप लिखिए अपनी कॉपी में, फिर आपको और ज़्यादा कहीं ना कहीं क्लियर होगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट द रेट पॉइंट सी 0 है और बेंडिंग मोमेंट एट द रेट पॉइंट ई 0 है। अब ये सी और ई है क्या, तो आपको दिखा दे रहे हैं कि सी और ई हमारे ऐसे पॉइंट्स थे जो ओवर हैंगिंग बीम में आते हैं। अब ये ओवर हैंगिंग बीम क्या है, तो ये सब मैंने आपको क्लियर करा हुआ है टाइप्स ऑफ बीम्स में, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप क्लियर कर सकते हैं कि ये सब होते क्या है बीम्स, ठीक है। तो ओवर हैंगिंग की वजह से सी और ई पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। लाइट कहीं ना कहीं मेरी डिस्प्ले ऑफ हो गई है, तो उसकी आप कहीं ना कहीं वो मत लीजिए, मैं आपको कहीं ना कहीं क्लियरली कोशिश करूँगा विजिबल कराने की, ठीक है। बाकी देखिए तो हमारा सी और ई कैसे हैं, ओवर हैंगिंग बीम्स में आ रहे हैं, इसलिए हमने उसके अक्रॉस जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 मान लिया है। क्लियर हो गया। तो सी और ई के अक्रॉस हमने 0 मान लिया और आगे लिख दिया सिंस ओवर हैंगिंग बीम। अब यहाँ पे हमारी जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन तीनों के लिए ध्यान रखना है। पहला मैंने बताया था सिग्मा एफ एक्स एफ वाई और मोमेंट के लिए, दूसरा मैंने बताया कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स के लिए, और अभी तीसरा बता रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए ये अपने आपके पास ये कहीं ना कहीं सेक्शन है, और मैंने एल एच एस आर एच एस दिखाया है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी डिक्लेयर करा हुआ है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट द रेट पॉइंट ए एल एच एस, अब ये एल एच एस आर एच एस क्या चल रहा है अब ये समझाते हैं। तो अब आपको बीम को इस तरीके से देखना है कि क्योंकि सी और ई के अबाउट तो हो गया, बचे ए डी बी रह गए। तो अब हमें इस तरीके से देखना है कि हम जिसके भी अबाउट निकालें वो इसके एंड से पास पड़े, सी और ई से पास पड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें 0 किलो न्यूटन है। क्लियर हो गया। तो सी और ई से कौन सा एक किसके पास है, सी के पास है, तो मैंने एल एच एस लिख दिया। डी किसके पास है, तो डी को चाहे आप एल एच एस से निकालो चाहे आर एच एस से निकालो, आंसर सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। बी को आप आर एच एस से निकाल दीजिए क्योंकि वहाँ से वो पास रहेगा, नहीं तो बेफालतू में इतना पूरा एल एच एस के लिए अलग अलग कैलकुलेशंस लिखेंगे आप, सी ए डी सब के लिए। क्लियर है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं ए के लिए, एल एच एस के लिए। तो जब हमने ए को एल एच एस के मतलब करा है, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट द रेट पॉइंट ए एल एच एस, क्लियर है। दैट इज when the A is nearer to LHS, तो इसलिए हम LHS से निकाल रहे हैं। तो C के लिए जब हम देखेंगे तो देखिए A के लिए कैसे बेंडिंग मोमेंट है C का, तो देखिए ये जो 10 है ये इसको इस तरीके से घुमाएगा, A की तरफ कैसे लाएगा, ऐसे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बीम कहीं ना कहीं इस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से रोटेट हो जाएगी, ये वाला जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से रोटेट हो रहा होगा A की तरफ। तो जब ये रोटेट होगा तो अगर मैंने इसको एक लाइन मान ली, इसको एक लाइन मान ली है, तो ये इसको इस तरफ घुमा रहा है, और ये कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखिए मैंने साइन कन्वेंशन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको दिख भी रहा होगा कि आई होप आपको ये दिख रहा हो कि ये देखिए ये मेरे पास सेक्शन है और सेक्शन के इस तरीके से घूम रहा है एलएचएस में, दैट इज नेगेटिव साइन लेंगे, तो मैंने लिया -10 × 2। 10 क्यों लिया, क्योंकि 10 किलो न्यूटन का लोड है और 2 मीटर का डिस्टेंस है। दैट इज मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वही करा है। बेंडिंग मोमेंट निकाला है -20 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि ये किलो न्यूटन में है और ये मीटर में है, तो किलो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो गई। तो कई बार ये भी आपसे 1 से 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट द रेट पॉइंट बी आर एच एस क्यों लिया, मैंने आपको बता दिया कि इससे वो कहीं ना कहीं उसके पास पड़ रहा था। तो आज अब देखिए -15 × 3 ये कहाँ से आया, तो 15 × 3 तो आना ही है, क्योंकि 15 तो लोड है और 3 मीटर का डिस्टेंस है। तो अब ये माइनस कैसे आया, तो देखिए फिर वही बात कि बी को आप एक कहीं ना कहीं कांस्टेंट रखिए और ई को बी की तरफ घुमा दीजिए। ई को बी की तरफ कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और आर साइड से घुमा रहे हैं, ठीक है। तो हम देखिए अब ई को, ये हमारा सेक्शन था, इस तरीके से घुमा रहे थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये आरएचएस में घुमा रहे थे, तो नेगेटिव साइन आ गया। तो -15 × 3 दैट इज -45 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब है बेंडिंग मोमेंट एट द रेट पॉइंट डी, आरएचएस से निकाल दो चाहे एलएचएस से निकाल दो, बात एक ही है। फिलहाल अब हमने आरएचएस लिखा हुआ है तो आरएचएस से निकालेंगे। तो देखिए कैसे होगा, तो अब जब हमने डी को कंसीडर करा हुआ है, तो डी के अक्रॉस जब हम आरएचएस से निकालेंगे तो ये इसको इस तरीके से रोटेट कर रहा है, और तो हम लिखेंगे आरबीबी क्रॉस 3, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका इतना डिस्टेंस है। और अच्छा लेंगे कैसा, क्योंकि अब सिंस ये हमारे पास सेक्शन है, ये सेक्शन है और ये इस तरीके से घुमा रहा है, तो इसके लिए जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव, वो अभी आपको दिखाएंगे। और जब हमारे पास ये वाला जो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है ई पे, वो डी को वो डी की तरफ कैसे घुमाएगा, इस तरफ घुमाएगा, मतलब ये हमारा कैसे डायरेक्शन हो गया, जो आर एच एस सेक्शन में था, और ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा 15 × 3 + 3 का, दैट इज 6। तो देखिए मैंने वही लिखा हुआ है -15 × 6, क्योंकि ये हमारा इस तरीके से घुमा रहा था, और आर बी वी कैसे घुमा रहा था, इस तरीके से घुमा रहा था, तो इस तरीके से घुमा रहा था, आर एच एस में था, तो आर बी वी क्रॉस 3। क्लियर हो गया। तो इसके आंसर जो आया वो आया 6.84 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो बस ये हम अब इसका भी हमें कहीं ना कहीं डायग्राम जो है प्लॉट कर देना है, तो देखिए प्लॉट करेंगे इसका डायग्राम भी। तो देखिए हमने क्या करा, पहले 0 किलो न्यूटन मीटर था सी पॉइंट के लिए, और जैसे ही ए पॉइंट पे आया तो हो गया -20 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद डी पे हुआ था हमारा 6.84, तो 6.84। अब आप देखेंगे कि ये एक लाइन क्रॉस करेगी कहीं ना कहीं ओरिजिन पे भी। अब ये ओरिजिन पे जो पॉइंट एक्सेस क्रॉस करती है उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ये इसके बारे में कह रहा था कि मैं आपको ये एंडिंग में बताऊंगा, तो ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। क्लियर हो गया। कॉन्ट्राफ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो रही होती है, इन सिंपल वर्ड्स।
ठीक है। तो बस उसके बाद 6.84 प्लॉट हो गया, फिर -45 और इसको हमने नेगेटिव पॉजिटिव करके दिखा दिया है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हमारे पास एक नॉर्मल एक जो बीम है वो जो हमें दी हुई है रोलर और रोलर सपोर्ट और पिंच सपोर्ट या हिंज सपोर्ट वाली जनरली जो होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, तो तब तो आप इसी तरीके से करेंगे फॉर द यूनिफॉर्मली, जो हमारा यूनिफॉर्मली एक सपोर्टेड बीम है। जब हमारे पास एक क्वेश्चन आते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तब ये क्वेश्चन जब ये कंसेप्ट बिल्कुल ही बदल जाता है, तब ऐसा कंसेप्ट नहीं रहता है। चाहे शेयर फोर्स की बात कर लें और चाहे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात कर लें, दोनों में ही शेप में चेंज होते हैं। फिलहाल ये सिंपल क्वेश्चन था, एडवांस नहीं था, तो इसलिए हमने इस तरीके से करा हुआ है। बाकी इसको ज्वाइन कर देना है, बना देना है, और हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स को कोई भी एक नाम दे दीजिए। मान लीजिए आपने इसको नाम दे दिया स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ए और बी आर द पॉइंट्स ऑफ काउंटरफ्लेक्चर फॉर दिस बीम। ठीक है, ये आप लिख के आ सकते हैं, पूरा डायग्राम लिख के आएंगे, पूरे स्टेप्स लिख के आएंगे। अब अगर आप ये सब करके आते हैं आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब। ठीक है, और इसमें जैसे कोई भी डाउट आता है तो इसमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना। अब डिस्कस करते हैं इसके बाद का न्यूमेरिकल। क्लियर है, दैट इज़ द एडवांस न्यूमेरिकल ऑफ दिस। अब देखिए मैं इसकी लाइट कहीं ना कहीं सही करने की कोशिश करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए हम इसी में अपना नेक्स्ट एडवांस न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, ड्रॉ द एसएफडी एंड द बीएमडी फॉर द बीम एज शोन इन फिगर, ऑल्सो फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन इफ एनी। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फिगर चेंज हो गई है। तो जो ये वाला जो हमारा ए पॉइंट पे सपोर्ट है वो कैसा है, पिंड सपोर्ट या हिंज्ड सपोर्ट, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होते हैं हमारे पास 2 होते हैं फॉर द पिंड सपोर्ट और हिंज्ड सपोर्ट। नंबर ऑफ रिएक्शंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मोशन। कौन कौन से रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, आरएवी और आरएएच, आरवीएवी और आरएएच, या वर्टिकल मोशन या हॉरिजॉन्टल मोशन रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। अगर मैं बी पॉइंट के लिए बात करूं तो बी पॉइंट एक रूलर सपोर्ट है और जिसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस 1 होता है, दैट इज नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मोशन के बराबर। और नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मोशन कौन से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर वर्टिकल जो है वो नहीं मोशन होता है रोलर सपोर्ट में, बाकी दोनों हॉरिजॉन्टल और जो रोटेशनल मोशन है वो कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बस मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया आर ए एच और आर ए वी के फॉर्म में, और इसको भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर ए बी वी के फॉर्म में। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी क्योंकि मैंने सिंस इस वीडियो में डिस्कस करा हुआ है पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब बाकी देखिए अब क्या होता है, जो हमारा ए टू सी वाला लोड है ये एक अलग टाइप का लोड है, जहाँ आपको लिखा हुआ है 18 किलो न्यूटन पर मीटर, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी हुई है, एक पॉइंट लोड नहीं दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा केस आ जाए जब आपको ये कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, वेरिंग का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा लोड जिसको मैं इस तरीके से पॉइंट दिखा सकता हूँ, जो कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग वैल्यू दे रहा है, और जहाँ पे ए के लिए मैक्सिमम कहीं ना कहीं जो है वो अप्लाई हो रहा है और सी के लिए कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो ये हमारा ए टू सी एक ऐसा लोड होता है जिसको हम बोलते हैं यूवीएल। ध्यान रखिएगा, नाम कहते हैं इसे यूवीएल। यूवीएल होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, और C2D एक ऐसा लोड है जिसे हम बोलते हैं UDL, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जिसकी वैल्यू दी हुई है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। और कहीं ना कहीं ध्यान दीजिए, तो एक जो सी पॉइंट है उस पर मेरा दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब सी पॉइंट पे एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो इसके लिए मैंने सपोर्ट रिएक्शन मतलब रिएक्शन जो है उसका मैंने प्लॉट कर दिया डायग्राम, दैट इज ड्रॉ द FBD, हमारा पहला स्टेप होता है वो कर दिया। अगेन इसके लिए भी RBB मैंने प्लॉट कर दिया, और इसके लिए 10 किलो न्यूटन मीटर। अब ये 27, 4 और 4 कहाँ से आया, तो इसके लिए आपको हम ले चलते हैं साइड में कॉपी के और फिर हमको समझाएंगे। तो पहले UDL की बात करेंगे, तो C2B वाले रीजन के लिए पहले बात करेंगे। तो या C2B वाले रीजन के लिए अगर मैं बात करूँगा तो इसको आप एक रेक्टेंगल इमेजिन कर सकते हैं, जो 2 मीटर और ये 2 मीटर इसके कहीं ना कहीं क्या है 2 मीटर, तो इसकी ये लेंथ हो गई, और ब्रेथ कह सकते हैं 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ब्रेथ कह सकते हैं 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ये ध्यान रखिएगा। तो फॉर UDL दिस सेक्शन, ठीक है, एरिया L क्रॉस बी, तो L की वैल्यू 2 मीटर इंटू 2 किलो न्यूटन पर मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो 2 4 किलो न्यूटन आ गया पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड हमारा जो पर्टिकुलर सिर्फ इस सेक्शन के लिए लग रहा है वो 4 किलो न्यूटन लग रहा है, और ये 4 किलो न्यूटन हमेशा बिल्कुल सेंटर में लगेगा। क्यों, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ध्यान रखिएगा। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं होता तब हम इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते, क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जरूरत नहीं है, अब निकालेंगे इसके अगले सेक्शन के लिए। तो अगला सेक्शन भी सेम ही है, 2 इंटू 2 होगा, तो इसलिए मैंने निकाला नहीं है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट लोड, दैट इज 4 किलो न्यूटन का, दोनों ही बीम्स के लिए। तो देखिए मैंने 4 किलो न्यूटन बिल्कुल बीच में मार्क करा हुआ है, और ये 2 का है, तो 1 में मैंने कहीं ना कहीं से डिवाइड करा हुआ है। क्लियर हो गया। नाउ फॉर द यूवीएल, अब निकालेंगे फॉर द यूवीएल। तो अब यूवीएल मतलब कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूँ ए टू सी सेक्शन के बारे में। तो ए टू सी सेक्शन मेरा एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे मेरा एक कहीं ना कहीं एक वेरिंग लोड अप्लाई हो रहा है, और जब वेरिंग लोड अप्लाई होता है तो मैं डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो इसका पॉइंट लोड है वो कन्वर्ट तो कर सकता हूँ, बट उसका डिस्टेंस नहीं बता पाऊंगा कि वो इस तरफ बीच में आएगा या इस तरफ। तो पहले तो निकालते हैं कि इसको पॉइंट लोड में, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का सबसे ईजी मेथड जो होता है वो ये होता है कि आप उसका एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया निकाल देंगे, तो देखिए यूवीएल एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू 3 है और 18 किलो न्यूटन पर मीटर उसकी वैल्यू दी हुई है, हाइट की एक तरीके से कह सकते हो आप उसे। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 27 किलो न्यूटन। क्लियर हो गया। और ये एरिया क्या दिखा रहा है, पॉइंट लोड दिखा रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड।
क्लियर हो गया। तो हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम कॉन्सेंट्रेटेड लोड से मिलकर बना होता है, ध्यान रखिएगा। अभी नीचे वाले डायग्राम से मत फोकस करिएगा, जैसा कि मैंने पिछले उसमें भी बताया, ठीक है। तो बस यही करना है। उसके बाद अब क्या होगा, अब ये किस तरफ, अब इसकी वैल्यू किस तरफ आएगी। देखिए यहाँ तो हमें क्लियर था कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो बीच में बिल्कुल कहीं ना कहीं लगेगा, ठीक है, डिवीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर दिस पर्टिकुलर शेप, दैट इज द ट्राइंगल शेप, और इसी टाइप के कहीं ना कहीं आपको बुक्स में भी जो कहीं ना कहीं एकेटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, तो यही जनरली प्रेफर्ड होता है, यही जनरली फॉर्मेट होता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को आपको बस याद कर लेना है। दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AC फ्रॉम पॉइंट ए। मतलब अगर हम बात करें AC से, तो AC का 1/3 होता है A से, और अब सीधी सी बात है, अगर इससे 1/3 हुआ तो C से कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। भाई 1 - 1/3 कितना होता है, 2/3, तो 2/3 हो जाएगा डिस्टेंस हमारा C से। क्लियर हो गया। तो बस वही मैंने यहाँ लिख रखा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AC ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट ए, और 2/3 ऑफ AC फ्रॉम पॉइंट C। क्लियर है। ये नीचे वाला पोर्शन जो मैंने ये लिख रखा है, ये जो पूरा पोर्शन जहाँ पे मैंने अपनी फिंगर को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा पूरा पोर्शन है, इसको भी मत देखिए, जितना मैंने आपको दिखा दिया सिर्फ उतना देख लीजिए। क्लियर हो गया। तो बस अब मैंने क्या करा, 27 को इधर कर दिया, और 1 मीटर का डिस्टेंस इधर से, 2 मीटर का डिस्टेंस इधर से, क्योंकि ये 3 पे है। तो 1/3 ऑफ AC फ्रॉम पॉइंट ए, तो 1/3 दैट इज 1/3 इंटू 3 ऑफ AC का हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 आ गया। और 1 किससे है, फ्रॉम पॉइंट ए, तो फ्रॉम पॉइंट ए कर दिया। क्लियर हो गया। आई होप आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से 2/3 में भी क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, 2 बचा, तो 2 मीटर फ्रॉम पॉइंट C। क्लियर हो गया। तो 2 मीटर फ्रॉम पॉइंट C आ गया। आई होप आपको फ्री बॉडी डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं इसमें लगाना क्या, सपोर्ट, दैट इज ऑल द फॉर द नॉन करंट नॉन, जो हम इक्वेशंस लगा रहे होते हैं 3, दैट इज सिग्मा एफ एक्स ये लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने इसके सीधे सिग्मा एफ वाई के साथ। तो सिग्मा एफ वाई में RAV ऊपर की तरफ है, तो प्लस RAV हो जाएगा, -27 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, प्लस RBV हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो हमारा स्टेप 1 क्या था कि हमने FBD बनाना था, तो हमने देखिए FBD बना लिया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर द सपोर्ट रिएक्शन। तो बस वही हमने कर दिया, FY के लिए RAV वही -27 -10 -4 प्लस RAV प्लस RBV -4, पूरा का पूरा जो मैंने एक्सप्लेन करा है वही लिख रखा है, RAV प्लस RBV। अब मोमेंट कैसे निकाला जाएगा, तो मोमेंट हम निकालेंगे किसी भी एक पॉइंट के अक्रॉस है, तो B के अक्रॉस है, A के अक्रॉस, तो हमने मान लिया A के अक्रॉस निकालना है। तो देखिए A के अक्रॉस कैसे निकलेगा, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, A पॉइंट के अक्रॉस निकालेंगे, तो A पॉइंट के अक्रॉस 0 हो जाएगा, RAV 0 हो गया। ये पॉइंट कैसे घुमा रहा है, ये पॉइंट कैसे घुमा रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को कोई भी एक नाम दे दूँ, मान लीजिए मैंने कुछ भी नाम दे दिया या नाम नहीं दिया, तो भी अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट के अक्रॉस, तो इस पॉइंट के अक्रॉस कैसे निकलेगा, 27 इस तरीके से घुमाएगा, तो 27 क्रॉस 1 होगा, बट ये कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, प्लस का 27 इंटू 1। क्लियर है। इसी तरीके से 10 का A की तरफ निकालेंगे, तो 10 ऐसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो प्लस 10 क्रॉस 3, क्योंकि 1 और 2 3 हो गया। अब इसके लिए निकालेंगे तो प्लस, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो 4 क्रॉस 1 2 3 और प्लस 1 4, 4 क्रॉस 4। जब हम इसके क्रॉस निकालेंगे तो ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज A की तरफ घुमाएगा। RBV कैसे घुमाएगा, A की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो RBV क्रॉस 1 2 1 1 कितना हो गया हमारा, 5 हो गया ये डिस्टेंस। क्लियर हो गया। तो RBV क्रॉस 5 माइनस साइन के साथ आएगा। अगेन 4 किलो न्यूटन है, तो 4 किलो न्यूटन मेरा कैसे अप्लाइड होगा, इस तरीके से, तो ये कैसा क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज में कैसा जाएगा, प्लस का 4 क्रॉस 1 1, ये 5 हो गया तो 6 हो जाएगा, तो प्लस का 4 क्रॉस 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया सिग्मा एम। और देखिए जो मैंने बोला है वही बिल्कुल लिख दिया कि 27 क्रॉस 1 प्लस 10 क्रॉस 3 प्लस 4 क्रॉस 4 माइनस RBV क्रॉस 5 प्लस 4 क्रॉस 6, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो RBV की वैल्यू 97 डिवाइड बाई 5 आ गया, ठीक है, 97 डिवाइड बाई 5 दैट इज 19.4 इसकी वैल्यू आ गई RBV की वैल्यू आ गई। अगेन मैं RBV की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में यूज़ करके RAV की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज फ्रॉम इज इक्वल्स टू फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज RAV की वैल्यू आ गई 25.6 किलो न्यूटन। मेंशन जरूर करिएगा, मैंने करना नहीं है तो आप कर सकते हैं, क्लियर है, किलो न्यूटन, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बात है स्टेप नंबर 3 पे, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स। अब शियर फोर्स मैंने आपको बताया हमेशा उस सेक्शन के लिए कंसीडर करेंगे, उस सेक्शन के लिए कंसीडर करेंगे जो हमें पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड दिए गए हैं। ये मैंने वहाँ पे भी रिपीट करा है, यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स इज ऑलवेज फॉर दैट पॉइंट विच आर गिवन, वो वर्ड नहीं है जिनके लिए हमने निकाले हैं अलग से, ये वो पॉइंट बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ वही पॉइंट है जो फिक्स्ड है, जो हमें पहले से मिले हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के अबाउट निकालेंगे। तो दैट इज A, C, B एंड D। अब देखिए जो मैं बोलूँगा वो बिल्कुल अपनी कॉपी में लिखते चली जाइएगा। तो पहले निकालेंगे A पॉइंट के क्रॉस, ठीक है। तो A पॉइंट के क्रॉस जो हमने सेक्शन को LHS में कंसिडर करा, तो LHS से ही कंसिडर चल रहे हैं, और LHS की रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो LHS के इधर तो कोई फोर्स नहीं है, तो LHS के इधर कोई नहीं है, मतलब 0 किलो न्यूटन LHS में आ गया। तो SF एट द रेट पॉइंट A ब्रैकेट में LHS, दैट इज शियर फोर्स एट द रेट पॉइंट A व्हेन द सेक्शन इज कंसिडर्ड LHS इज इक्वल्स टू 0 किलो न्यूटन।
अब आरएचएस में देखेंगे तो आरएचएस में कंसीडर करा तो शियर फोर्स एट द रेट पॉइंट ए व्हेन द सेक्शन इज कंसीडर्ड आरएचएस टू ए, आरएचएस राइट हैंड साइड टू ए, तो जो हमने इधर माना सेक्शन को, तो अब ये कैसे दिखा रहा है, इस तरीके से दिखा रहा है। और हम देख किस तरफ रहे हैं, हम सारे फोर्सेस को इस तरफ एलएचएस में देख रहे हैं, तो एलएचएस में इसकी ऊपर की तरफ डायरेक्शन क्या दिखाती है, पॉजिटिव साइन दिखाती है। तो लिखेंगे प्लस का आरएवी, आरएवी की वैल्यू कितनी आई थी 25.6 किलो न्यूटन, ठीक है, तो दैट इज हम लिखेंगे प्लस का 25.6 किलो न्यूटन। नाउ सिमिलरली अब हम निकालेंगे किस पॉइंट के अक्रॉस, सी पॉइंट के अक्रॉस। तो जब सी पॉइंट के अक्रॉस निकाला तो हम इस तरीके से एक सेक्शन कंसीडर करा, तो इसके अक्रॉस नहीं निकालेंगे क्योंकि ये गिवन नहीं था, ये हमने खुद बनाया है। तो शियर फोर्स एट द रेट पॉइंट सी व्हेन द सेक्शन इज कंसीडर्ड एलएचएस टू सी कैसे निकलेगा, आरएवी की वैल्यू जो आई थी दैट इज वो तो रहेगी भाई प्लस का 25.6, बट 27 किलो न्यूटन नीचे की तरफ है और सेक्शन हम इस तरफ कंसिडर कर रहे हैं, तो सेक्शन के इस तरफ नीचे की तरफ अगर लोड हो तो उसको हम कैसा साइन लेते हैं, -27, तो माइनस लेते हैं, दैट इज -27 आ जाएगा। तो -27 और प्लस का 25.6 हमें वैल्यू देता है माइनस का 1.4 किलो न्यूटन। तो जो शियर फोर्स एट द रेट पॉइंट सी एलएचएस लिखेंगे वो आएगा माइनस का 1.4 किलो न्यूटन। क्लियर हो गया, क्योंकि हमने सारे ही फोर्स की वजह से एलएचएस में देखना है। अगर ये नहीं होता तो डायरेक्टली हम 25.6 इधर रख सकते थे, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में करा था, इसलिए ये डिफरेंस है यहाँ पे और उन वाले क्वेश्चंस में। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चंस में। अब शियर फोर्स एट द रेट पॉइंट सी व्हेन द सेक्शन इज कंसीडर्ड आरएचएस टू इट, आरएचएस में जब कंसीडर करेंगे तो हमारा इधर तक का तो फोर्स सारा निकल चुका है, तो उसकी वैल्यू हम एज इट इज इधर रख देंगे, दैट इज -1.4। अब इसकी वजह से ये नीचे की तरफ है और सेक्शन इधर है आरएचएस में, बट कंसीडर किस तरफ देख रहे हैं हम, सारे एलएचएस में देख रहे हैं। अगर एलएचएस में देख रहे हो तो सारे एलएचएस में देखना, आरएचएस में देख रहे हो तो सारे आरएचएस में देखना। तो अब हम आरएचएस में देख रहे हैं, एलएचएस में देख रहे हैं, तो एलएचएस में देख रहे हैं, तो इधर तक का तो हम निकाल चुके थे भैया, इस वाले पॉइंट तक का तो हम निकाल चुके हैं ना, अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूँ एलएचएस तक, तो दैट इज कितनी आ रही थी -1.4, और जो इसकी वजह से लगेगा वो नीचे की तरफ है और सेक्शन ऐसा है तो कैसा लग जाएगा माइनस का 10 किलो न्यूटन। क्लियर है, तो माइनस का 10 किलो न्यूटन माइनस का 1.4 कितना आ गया, माइनस का 11.4 किलो न्यूटन व्हेन द सेक्शन इज कंसीडर्ड आरएचएस टू सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 11.4 किलो न्यूटन। अब आते हैं शेयर फोर्स एट द रेट पॉइंट बी, तो बी में निकालेंगे तो अगेन -11.4 पूरा नहीं लिखता हूँ क्योंकि बीच में 4 भी आ गया, तो -11.4 लिखूंगा, लेकिन 4 किलो न्यूटन कैसा है, सेक्शन के एलएचएस में है और नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है और एलएचएस में है तो देखूंगा मैं माइनस का साइन के साथ, तो -11.4 -4 दैट इज -15.4 आ गया सेक्शन व्हेन द सेक्शन इज कंसीडर्ड बी एलएचएस टू इट। क्लियर है, अब आ गया नेक्स्ट शियर फोर्स एट द रेट पॉइंट बी व्हेन द सेक्शन इज कंसीडर्ड आरएचएस टू इट, आरएचएस टू इट, आरएचएस में क्या हो जाएगा, अगेन मैंने यहाँ तक कैलकुलेशन कर लिए तो मैं लिख सकता हूँ -15.4, बट अब क्या हुआ, अब ये ऊपर की तरफ लग रहा है और सेक्शन जब मेरा आरएचएस में कंसीडर है, बट मैं देख सारे रहा हूँ एलएचएस में और ऊपर की तरफ फोर्स है, तो मेरा साइन कन्वेंशन कहाँ से पता लगेगा, जो मैंने पिछले उसमें भी न्यूमेरिकल में डिस्कस करा है वहाँ से देख लेना। तो दैट इज पॉजिटिव का साइन लेंगे, तो पॉजिटिव का साइन लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, प्लस का आरबीवी, और आरबीवी की वैल्यू कितनी थी, प्लस का 19.4, तो प्लस का 19.4 माइनस का 15.4 कैंसिल आउट करके हमें वैल्यू देगा 4 किलो न्यूटन। तो 4 किलो न्यूटन किसकी वैल्यू आ गई, शियर फोर्स एट द रेट पॉइंट बी व्हेन द सेक्शन इज कंसीडर्ड राइट हैंड साइड टू इट। यह है, एक एक वर्डिंग्स पे ध्यान दो, क्योंकि एक एक वर्डिंग पे ध्यान नहीं दोगे कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। बाकी कुछ नहीं करना है आपको, वीडियो बैक करना है, सब चीज़ समझ में आ जाएगी। अब निकालते हैं डी पॉइंट के अक्रॉस, तो डी पॉइंट पे अगेन शियर फोर्स एट द रेट पॉइंट डी व्हेन द सेक्शन इज कंसीडर्ड एलएचएस टू इट। तो अब देखिए यहाँ तक तो हम निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, प्लस का 4 किलो न्यूटन, और अगेन ये सेक्शन हमने इस तरफ कंसीडर करा है, फोर्सेज इसको भी ले रहे हैं, तो -4 नीचे की तरफ, 4 नीचे की तरफ है, 4 नीचे की तरफ है, एलएचएस में कंसीडर कर रहे हैं तो नीचे की तरफ दिखाता है -4 को, तो माइनस के साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, तो 4 यहाँ तक आ चुका था, तो 4 -4 करेंगे दैट इज 0 आ गया। क्लियर है, अगेन जब मैं सेक्शन को राइट में कंसीडर करूंगा तो राइट में कोई अब सारे फोर्सेज मैंने निकाल चुके हैं, तो जो वैल्यू निकाली थी दैट इज 0 आ रही थी, तो वही 0 मेरी वैल्यू इधर भी आरएचएस में भी पुट हो जाएगी, दैट इज शियर फोर्स एट द रेट पॉइंट डी व्हेन द सेक्शन इज कंसीडर्ड राइट हैंड साइड टू इट, दैट इज 0 किलो न्यूटन। क्लियर है, बस यही था। अब इससे हमने क्या कर लिया, सारी वैल्यू निकाल दी है। तो देखिए जो मैंने आपको बोला है पूरी की पूरी वही वैल्यू लिखी हुई है, 0 किलो न्यूटन प्लस 25.6 -11.4 -11.4 -15.44 और लास्ट में कितनी आ रही थी, 0 और 0। क्लियर हो गया, तो ये मैंने सारी वैल्यू आपको दिखा दी, एक्सप्लेन भी कर दी। अब ये क्या था, शेयर फोर्स की वैल्यू थी। अब शेयर फोर्स से क्या बनाएंगे, शेयर फोर्स का डायग्राम बनाएंगे, तो उसके लिए एक कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है वो आपको रिमेंबर रखनी है, उसी के बेसिस पे हम करेंगे। देखिए इससे पिछले वाले ग्राफ में आपने क्या देखा था, इससे पिछले वाले शेयर फोर्स डायग्राम में लाइन स्ट्रेट बना रहे थे हम, लाइन स्ट्रेट बना रहे थे और वो कुछ कहीं ना कहीं रेक्टेंगल जैसे शेप बन रहे थे, वो यहाँ पे नहीं बनेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे हमने जो लोड इस्तेमाल करे हैं वो है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, वो मैंने नीचे लिख रखी है। अब इसका यूज़ है, तो सबसे पहला क्या है कि अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एक यूवीएल, तो यूवीएल वाले लोड के लिए, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए जो हमारा ट्राइंगल था उसमें शेयर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक कर्व देता है। क्लियर है, और यूडीएल की बात करें दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो शेयर फोर्स हमारा एक इंक्लाइंड लाइन देता है, दैट इज इंक्लाइंड मतलब एक सीधी लाइन दे देगा। सीधी लाइन मतलब कुछ इस तरीके से दे देगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड होगी। क्लियर है, तो मतलब बनेगी एक स्ट्रेट लाइन ही। तो अब देखिए करते हैं स्टार्ट। तो
देखिए हमारे पास पहली वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, तो हमने 0 रख दी। उसके बाद ये आया 25.6, क्लियर है, हमने प्लॉट कर दिया। उसके बाद आया -1.4 प्लॉट कर दिया। 15.4 -15.4 11.4 -15.4 4 किलो न्यूटन 0 किलो न्यूटन, सारी वैल्यूज़ प्लॉट करने के बाद अब हम लोड देखेंगे। तो देखिए हमारे पास ये कैसा लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, और ए से सी में कैसा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में शियर फोर्स डायग्राम कैसा देता है, पैराबोलिक कर्व देता है। तो हमने पैराबोलिक कर्व बना दिया, ये देखिए ये पैराबोलिक कर्व, ये A to C के लिए ये पैराबोलिक कर्व बना दिया, और इसको हमने नाम दे दिया पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगेन जब मैं सी, अब देखिए ये पूरा सी तक, अब सी से ये वाले पॉइंट तक, यहाँ तो 11.4 बिल्कुल सीधा है, तो सीधी सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। उसके बाद अब मैं जैसे ही इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से -11.4 से -15.4 पे जाऊँगा, तो ये कैसा लोड है मेरा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। भाई अगर मैं इसकी बात करूँ चाहे इसकी बात करूँ, कैसे लोड हैं ये मेरे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स हैं। तो अगर ये मेरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो कैसी लाइन आएगी, एक इंक्लाइन लाइन आएगी। तो ये जो मैंने कहीं ना कहीं कर्व दिखा दिया वो कर्व नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, क्लियर हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी। और सिमिलरली अगेन ये 4 किलो न्यूटन तक तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 के बाद 0 पे भी ये इंक्लाइन लाइन देगा, सीधी लाइन देगा, जो कोई भी पैराबोलिक नहीं होगी। ये कहाँ से पता लगा, ये हमने यहाँ पे जो कंडीशंस लगाई हुई हैं, या कहीं ना कहीं जो मैंने आपको डेटा दिया हुआ है उससे याद रखना है कि यूवीएल में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक कर्व देता है, और यूडीएल में शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइन लाइन देता है, क्लियर है। अब बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो वो भी देखिए कुछ कर्व आ रहा है, कुछ अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट अब निकालेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी अगेन अगर हम कंसीडर करें इस क्वेश्चन को, तो देखिए बेंडिंग मोमेंट डी के अबाउट कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा ओवरहैंगिंग बीम है, और यहाँ पे ए पे भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो ए और डी ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमारा सिंपली सपोर्टेड, एक सिंपल सपोर्टेड है ये वाला, और डी हमारा ओवरहैंगिंग है, इसलिए हमारा बेंडिंग मोमेंट ए और डी के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे सी और बी के अक्रॉस, तो पहले सी के अक्रॉस निकालेंगे ए से, और बी के अक्रॉस डी से, दैट इज सी के अक्रॉस एलएचएस साइड से और बी के अक्रॉस डी साइड से। तो जब हम सी के अक्रॉस ए साइड से निकालेंगे तो कैसे करते थे, तो सी पॉइंट का हम ए के अबाउट देखेंगे, तो आर ए बी कैसे घुमा रहा है, इसको इस तरीके से घुमा रहा है, और ये कैसी डायरेक्शन है हमारी, ऊपर की तरफ थी। एलएचएस में इस तरीके से घुमाना, तो ये नोट करता है पॉजिटिव साइन को, तो हम लिखेंगे आर ए बी की वैल्यू कितनी आई थी 25.6 इंटू सी का डिस्टेंस कितना है 3, क्लियर हो गया, तो प्लस 25.6 इंटू 3, क्लियर हो गया। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये सेक्शन इधर ही, मतलब कहीं ना कहीं मैंने इसको एक सेक्शन मान लिया है, तो ये इस तरीके से घुमा रहा है, उस सेक्शन के इस तरफ ऐसे घुमाना, मतलब ये क्या दिखाता है, एलएचएस में इस तरीके से घुमाना, ये दिखा रहा है नेगेटिव साइन के साथ, तो -27 × 2 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा सी पॉइंट के अबाउट। तो अब देखिए यही मैंने कहीं ना कहीं लिख भी रखा है, तो आई होप आपको ये दिख भी गया होगा कि बी एम एट द रेट बेंडिंग मोमेंट एट द रेट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0 किलो न्यूटन, डी पे 0 किलो न्यूटन, क्योंकि मैंने रीजन लिख दिया है बिकॉज ऑफ सिंपली सपोर्टेड, बिकॉज इट इज ओवरहैंगिंग बीम, एंड एट द रेट सी एल एच एस कंसिडर करेंगे कि एल एच एस पास में है, तो प्लस का 25.6 × 3 -27 × 2। अब ये प्लस माइनस कहाँ से आए थे, पूरे डायरेक्शन वो हमने जो पिछले क्वेश्चन में करे हैं बिल्कुल वहीं से आ रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट द रेट पॉइंट बी की बात करेंगे, तो बी के लिए अब देखिए निकालते हैं, बी को आरएचएस से निकालेंगे क्योंकि बी आरएचएस से पास में है, जहाँ पे भी 0 आ रहे हैं और 0 के पास से निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो ईजी रहेगा। तो अब देखिए डी के लिए लेंगे, तो डी के लिए कैसे लेंगे हम, अब देखिए इस इधर तो कोई है नहीं, इधर ही बचा, तो इसको हम इस तरीके से लेंगे, तो ये हमारा कैसे आ जाएगा 4 कहीं ना कहीं किसकी तरफ जाना है, बी की तरफ, तो 4 इसको 4 × 1 हो जाएगा, क्लियर है। और सेक्शन ये हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा एक सेक्शन है और सेक्शन को इस तरफ घुमा रहा है, मतलब ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है आरएचएस साइड में, तो ये कैसा हो गया हमारा -4 किलो न्यूटन देगा, जो हमने पिछले क्वेश्चन पर डिस्कस करा है उससे साइन कन्वेंशन है, तो -4 किलो न्यूटन मीटर, तो बस -4 किलो न्यूटन मीटर हमारी कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि बेंडिंग मोमेंट एट द रेट पॉइंट बी आरएचएस में कितना आ गया 0 -4 × 1 दैट इज -4 किलो न्यूटन मीटर। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, सारी वैल्यू आ गई है, सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे प्लॉट करेंगे डायग्राम में। तो अब देखिए सबसे पहले हमारी 0 वैल्यू आई, उसके लिए सी के अबाउट कितनी थी 22.8, डी के अबाउट -4 और डी के अबाउट तो 0 ही रहेगी, क्लियर है। अब देखिए 0 किलो न्यूटन मीटर से 22.8 को कैसे ज्वाइन करना है, इसका कंसेप्ट समझते हैं हम। अब देखिए फिर वही बात है कि सी तक कैसा लोड है, एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक कर्व देता है, और क्यूबिक कर्व का स्लोप पैराबोलिक कर्व से ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं ज्वाइन करा, बल्कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के ज्वाइन करा है, तो स्लोप ज़्यादा है। ए टू सी में यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा देगा, क्यूबिक कर्व देगा। अब बात करते हैं सी टू बी में, सी टू बी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बी टू डी में भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूडीएल बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक कर्व देता है, ठीक है। जब हम यूडीएल, ठीक है, तो यूडीएल हमारा 22.8 तक -4 को कैसे ज्वाइन करेंगे, पैराबोला हल्का सा कर्व जैसे मैंने इसमें दिया हुआ है, और अगेन बी टू डी में भी हल्का सा पैराबोलिक कर्व कहीं ना कहीं मैं बनाऊंगा, और इसको नाम दे दूंगा पॉजिटिव साइकिल, इसको नाम दे दूंगा नेगेटिव साइकिल। तो इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। तो आई होप आपको ये पूरे न्यूमेरिकल पूरा एक बड़ा सा वीडियो बना है, बड़ी लेंथ का, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी अगर आपको क्लियर वीडियो समझ में आ गया है तो
ठीक है, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्योंकि इसके ऊपर आते हैं। और ठीक है, बट इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपको बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।